नमस्कार दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। कैसे हो तुम लोग? अपने बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन 10 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसा टॉपिक जो करंट में इस समय रेलेवेंट है, न्यूज़पेपर्स में तमाम जगहों पर इसका जिक्र हो रहा है, वो समझाने की कोशिश करूंगा, along with its historical perspective of course। तो ये जो टॉपिक मेरे दिमाग में है बेटे, ये है कच्चथीऊ द्वीप का, आइलैंड का। तो इसके बारे में और कुछ बातें मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी ज्योग्राफी जानो बेटे, राइट। अगर तुम इसके मैप देखोगे तो पहले तो श्रीलंका का मैप देखो। श्रीलंका के मैप में देखो, ऊपर का जो आइलैंड है उसे जाफना कहते हैं। जाफना के नीचे ही एक और द्वीप है जिसे कह रहे हैं मन्नार, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, राइट। और इस इलाके को, जो भारत का एक द्वीप निकल के आ रहा है, द्वीप नहीं कहना चाहिए मुझे, एक हिस्सा भारत का निकल के आ रहा है जिसमें रामेश्वरम द्वीप भी है, राइट। वो और मन्नार के बीच का जो रीजन है उसे हम पार्क स्ट्रेट कहते हैं। और वहीं पर ये छोटा सा एक अनइनहैबिटेड आइलैंड, यानी कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, यहाँ पर कोई आपको इंसान नहीं रहता मिलता है यहाँ पे, राइट। अच्छा, हुआ कुछ ऐसा, बताया कुछ ऐसा जा रहा है बेटे कि ये जो आइलैंड था, इसकी थोड़ी सी पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री जान लेते हैं। ये जो आइलैंड था बेटे, ये बताया जा रहा है कि रामनाथापुरम, तमिलनाडु में एक कोई रियासत थी, राजा रहे होंगे भाई, कोई रामनाथापुरम बताया जा रहा है, राइट। तो उन राजा के सानिध्य में, उनके कंट्रोल में ये पूरा रीजन आता था, मतलब ये द्वीप आता था। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए यहाँ पर, टीपू सुल्तान को हरा करके अंग्रेज ने मद्रास और पूरा एरिया, तो इसमें अपनी अच्छी खासी पैठ जमा ही ली, राइट। और उस समय जब नेपोलियन के संग इनके झगड़े हो रहे थे, राइट, उस समय ये सिलोन जो है, सिलोन कहते थे, श्रीलंका का पुराना नाम था। अनुराधापुर एक नाम सुनाई पड़ता है, एंशियंट, राइट। एक नाम सुनाई पड़ता है इनका बेटे ताम्रपर्णी, राइट। इस तरह के दो तीन नाम सुनाई पड़ते हैं। और मॉडर्न टाइम्स में तो ऑफ कोर्स अंग्रेजों ने इनका नाम कॉलोनियल टाइम्स में सिलोन रखा था, राइट। तो सिलोन भी जो है डच कब्जे से, पहले पुर्तगाली के कब्जे में था, फिर डच के कब्जे में आया और फिर अंग्रेजों के कब्जे में आया। श्रीलंका की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, राइट। सो द पॉइंट भी कि अंग्रेज भारत में भी कंट्रोल में थे और सिलोन में भी, और बीच में जो ये छोटा सा अनइनहैबिटेड सा आइलैंड था, जहां पे बताया जाता है कि शायद एक चर्च थी और कुछ फिशरमैन वहां पे अपना नेट वेट सुखाते थे, बस। तो ये आइलैंड जो है, इसकी जॉइंट मेंटेनेंस भारत और सिलोन कर रहे थे। बेसिकली कर कौन रहे थे? अंग्रेज। तो इनकी जॉइंट उसमें था, ये भारत और सिलोन की। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को आजादी मिल गई, 1947 आजादी मिल गई, और दोनों ही देश कुछ ही, आई थिंक 48 49 के आसपास या उसके थोड़ा और बाद शायद, इसको श्रीलंका को आजादी मिल गई, और सिलोन को आजादी मिल गई, मुझे कहना चाहिए। उन्होंने बाद में अपना नाम बदल के श्रीलंका किया होगा, राइट। तो लगातार दोनों देश, भारत भी और अर्स्टवाइल सिलोन या श्रीलंका भी, दोनों ही इस द्वीप पर अपना अपना क्लेम कर रहे थे। 1950 से लेकर के मान लो 1974 तक यही हालात थे, राइट। अब जो है बेटे, एक बड़ी मजेदार घटना घटी यहां पर। 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में बेटे, इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण, राजस्थान में, राइट। तो पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा हुआ, तो इंटरनेशनली इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर आ गया। इंडिया को एलियनेट किए जाने की काफी कोशिशें हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा है, राइट। ऐसे में इंडिया को एलाइज चाहिए थे,
इनको एलाइज चाहिए थे जो इनकी बात का सपोर्ट कर पाए वेरियस ग्लोबल फोरम्स में, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस में, है ना, और नैम में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। अच्छा, इसी समय बेटा हमारा जो ये पड़ोसी मुल्क था श्रीलंका, आपको जान के शायद हैरानी होगी कि देखो 18 में 1974 हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब अपना फोड़ा, तो उसके बाद सोचो कि कैसा माहौल, अमेरिका ने, वेस्ट ने सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी होगी, डराने की कोशिश करी होगी। हमें अलाइज चाहिए था, हमने आसपास देखा जब घबरा के, तो हमें श्रीलंका नजर आया। श्रीलंका क्यों अच्छा एलाई था, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह थी कि बताया जा रहा है कि नैम का जो समिट था वो कोलंबो में होने वाला था, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो वो बनने वाला था प्रेसिडेंट, संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है उसका जो प्रेसिडेंट बनने वाला था, वो भी श्रीलंकन ही नॉमिनेट होने वाला था। तो श्रीलंका को 1976 में ये दोनों ग्लोबल स्टेजेस मिलने वाले थे कहीं ना कहीं, और भारत को लगा कि अगर ऐसे में श्रीलंका जो है हमारे लिए थोड़ा सा फील्स पॉजिटिव, इट विल नॉट हार्म अस। ऐसे में इंदिरा गांधी ने ये फैसला किया कि जो ये एक डिस्प्यूटेड सी टेरिटरी थी कच्चतीवू द्वीप की, ये इन्होंने श्रीलंका को दे दी, और इसके बदले में जरूर कहा गया होगा कि यार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमारी बात को कोई ज्यादा काटे नहीं। इस तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग दो स्टेट्स में हिस्ट्री में कई बार हुई है, तो आई कैन प्रोबेबली इमेजिन। अच्छा ठीक है, यहां तक तो बात हो गई, राइट, यहां तक तो बात हो गई। लेकिन यहां पे अगर इस इशू को देखो, इन्होंने ये बात इंदिरा गांधी ने ना पार्लियामेंट को बताई ना पब्लिक में बताई, और यहां पर ही इस बात में अब एक एथिकल क्वेश्चन मार्क लग जा रहा, खास तौर पे तब जब हमें यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रखी थी। आओ जरा उसको जान लेते हैं, वो थोड़ा सा और बात जान लोगे तो एक लीगल एंगल भी समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली रेडी फॉर दिस टॉपिक इन एनी फॉर्म, राइट। सो मैं क्या कहना चाह रहा था कि बेटा हो कुछ ऐसा रहा था कि 1960 के आसपास की ये बात, 1960 के आसपास की ये एक बात है। जरा सा इसके विषय में भी कुछ बात सुनो जरा सा। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ बेटे तुम्हारे सामने बेरू बारी, एक कोर्ट केस का, एक कोर्ट में एक जो है क्या कहते हैं इवेंट है, उसके बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, जरा सुनते हैं। तो ये जो बेरू बारी जो था, ये बेसिकली पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटी सी गांव के आसपास, गांव और उसके आसपास का इलाका था। बेरू बाड़ी से आ रहा है, बाड़ा, ठाकुरबाड़ा जैसे कहते थे, तो वहां से शब्द आ रहा है बेरू बारी, राइट। और शायद तुम लोग को ये बात जान के हैरानी हो थोड़ी सी, बट बांग्लादेश और जब बेसिकली हमारा पार्टीशन हुआ, राइट, तो रैडक्लिफ नाम के एक इंसान थे, सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने पंजाब को भी बांटा और बंगाल को भी बांटा, राइट। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इस तरह से बन गए, और यही ईस्ट पाकिस्तान आगे जाकर के बांग्लादेश बनता है, ऐसा हम जानते हैं, राइट। तो ये जब ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर बना ना बेटे, ये बॉर्डर ने लाइन तो बना दी, लेकिन बहुत सारे एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब क्या हुआ कि ऐसे जमीन के टुकड़े जो बॉर्डर के उस पार थे, परंतु वो भारत के सॉवरेनिटी में थे। वैसे ही इसका विपरीत भी हो रहा था कि वो टेरिटोरियली तो भारत में थे, पर सॉवरेनिटी वाइज अगर देखा जाए तो वो किस में जा रहे थे। हो सकता है ना भाई, बॉर्डर ऐसे प्रिसाइज थोड़ी सबको पहले से मालूम थोड़ी था कि ऐसे ऐसे भाई बटने वाले हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी थी। इनको कह रहे थे और ऐसा भी आप देखो, सोचो कि एक एनक्लेव के अंदर एक और एनक्लेव,
मतलब समझ रहे हो? मतलब भारत में एक टुकड़ा है जो बांग्लादेश का है, और बांग्ला उस टुकड़े के अंदर एक टुकड़ा है जो भारत का है। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स थे उस समय। ठीक है, तो हम लोग को बताया जा रहा है कि बेटे 1958 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान और भारत के नेहरू, और पाकिस्तान के कोई नून नाम के शख्स बताए जा रहे हैं। तो नेहरू नून अग्रीमेंट होता है बेटे। इस नेहरू नून अग्रीमेंट के तहत यह बोला जाता है कि बेरूबारी का जो इलाका था, जो एनक्लेव था, यह पाकिस्तान के सिपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन मामला यहीं पे रुक जाता तो क्या बात थी, राइट? राजेंद्र प्रसाद जो इस समय प्रेसिडेंट थे, राइट, इन्होंने आर्टिकल 143 के तहत, राइट, आर्टिकल 143 के तहत इन्होंने जो है बच्चे अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई। सुप्रीम कोर्ट में यह है कि भाई प्रेसिडेंट कैन ऑलवेज आस्क फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 143 के तहत इन्होंने कहा कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास बिना पार्लियामेंट की सहमति लिए हुए क्या ये अधिकार है कि वो हमारी जमीन किसी दूसरे को दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी विचार विमर्श किया और अपना रिस्पॉन्स दिया इस प्रश्न पर, और उस रिस्पॉन्स में उन्होंने ये कैटेगोरिकली बोला कि नहीं, बिना पार्लियामेंट की परमिशन के एग्जीक्यूटिव के पास ये कतई अधिकार नहीं है कि वो जमीन, टेरिटरी गिव अप कर दे। वो टेरिटरी ले सकती है बिना पार्लियामेंट के एक्सप्रेस रजामंदगी के, परंतु दे नहीं सकती। तो जब इतना क्लियर कट 1960 में बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी इस विषय पर, उसके बावजूद 1974 में इंदिरा गांधी ने ये जब काम किया, ये हरकत जब इन्होंने करी, तो अब जब उसके बारे में बात हो रही है तो बहुत क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि हाउ विल यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट, राइट? अच्छा देखो, एक इसमें एडिशनल एंगल थोड़ा सा ये भी है कि जब 1974 में अग्रीमेंट हुआ था, जब 1974 में अग्रीमेंट ये हुआ, राइट, तो उस समय ये भी बात लिखी गई थी कि भाई जो फिशरमैन है भारत के, वो इस आइलैंड का थोड़ा जो इस्तेमाल चर्च वर्च जाने के लिए या अपना फिशिंग नेट सुखाने के लिए करते हैं, वो करते रहेंगे। ये बात उस समय के अग्रीमेंट में थी। लेकिन 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, अनक्लॉज 3 आया 1982 में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, राइट, अनक्लॉज द 3 आया। ये इंपॉर्टेंट है, जानते हो ना, अपने लिए कई जगह पर तुम्हें इसका डिस्कशन मिलेगा। दिस इज द कन्वेंशन विच प्राइमरीली गेव द कॉन्सेप्ट सच एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक ये होगा, 200 नॉटिकल माइल्स तक ये इनका हिस्सा है। इस तरह के उसने रूल वेल डिफाइन कर दिए, और इसके बाहर जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स। तो इसने खास, तो ये जो अब इस तरह की जो डेफिनेशन आई, उसके आधार पे अब ये पूरी तरह से कच्चथीवू पर जो आइलैंड था, ये श्रीलंका के सुपुर्द हो गया, और वो सब जो 74 के एग्रीमेंट में जो फिशरमैन को और पिलग्रिम्स को राइट्स दिए गए थे, वो बेमानी हो गए, बेकार हो गए, क्योंकि अब तो 1982 का क्लॉज लग रहा है। तो अब आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा इस आइलैंड पे, ये पूरी तरह से श्रीलंका के कब्जे में चला गया अनक्लॉज 3 के तहत, राइट? तो दैट ऑफ कोर्स आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन द टू नेशंस, कि यार आप तो अब ये भी हमको नहीं करने दे रहे, राइट? तो इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है ये, राइट? इसमें कौन सही है कौन गलत है ये कहना थोड़ा सा शायद मुश्किल है, बिकॉज दीज आर ऑल पॉलिटिकल मैटर्स, लीवर्स, जिसके बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी है ही नहीं, राइट? बट यस, थोड़ी बहुत इकट्ठा जरूर करनी चाहिए, ठीक है? आई होप तुमको ये बात पसंद आई हो। चलो, टेक केयर एंड हैव फन, बाय बाय।